ना शुरू करते हैं। सेल साइकिल समझने से पहले हमें 3 टर्म्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सेल ग्रोथ क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है और सेल डिवीजन क्या होती है। तो सेल ग्रोथ का मतलब होता है कि सेल का साइज़ बड़ा होना। दैट मीन्स ये सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस और उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ हो गया, दैट इज़ सेल ग्रोथ। डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें ये एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जेनेटिक मटेरियल, दैट इज़ डीएनए। अब सपोज़ इस सेल में जो डीएनए का अमाउंट था वो था 2C। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद इस सेल के अंदर जो अमाउंट हो जाएगा डीएनए का वो हो जाएगा 4C। इसको हमने बोला डीएनए रेप्लिकेशन। सेल डिवीजन, इसमें एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी। इसको हमने बोला पेरेंट सेल और इन दोनों को बोला हमने डॉटर सेल। अब ये तीनों प्रोसेस, सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, एक सीरीज़ में होते हैं। दैट मीन्स कि पहले सेल का साइज़ बढ़ा, दैट मीन्स उसका साइटोप्लाज्म बढ़ा, फिर उसने अपने डीएनए को डबल किया और फाइनली वो सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो गई। तो ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को हमने बोला सेल साइकिल। अब ये समझना ज़रूरी है कि सेल साइकिल की इम्पोर्टेंस क्या है, सेल साइकिल हो क्यों रही है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से ही शुरू होता है। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन का। सो ह्यूमन में पहले एक जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड होता है, उसमें सेल डिवीजन होती है और वो एक से मल्टीपल सेल्स बनते हैं। ये और बड़ा होता है और बहुत सारे सेल्स बनते हैं सेल डिवीजन की हेल्प से एंड इवेंचुअली एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है। तो हर ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस हो रहा है। अब जो सेल डिवीजन है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। माइटोसिस में एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है, लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, सपोज इसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n है, तो जो डॉटर सेल्स बनी उनमें भी क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो सेम रहता है, दैट इज़ 2n ही रहता है। तो हमने इसको बोला कि ये इक्वेशनल डिवीजन है। मियोसिस में क्या होता है कि एक सेल 4 सेल्स में डिवाइड होती हैं। और पेरेंट सेल में अगर डीएनए का नंबर था 2n, तो डॉटर सेल में इसका नंबर रिड्यूस होके हाफ हो जाता है, दैट मीन्स सब में n हो गया। सॉरी, डीएनए हाफ नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम हाफ हो रहा है। 2n से n हो रहा है। 2n इज डिप्लॉइड, n इज हेप्लॉइड। तो इसको हमने बोला रिडक्शनल डिवीजन। ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट मीन्स 23 पेयर। तो माइटोसिस डिवीजन के बाद क्रोमोसोम नंबर अगर इस सेल में 46 था, तो जो डॉटर सेल्स बनी इनमें भी 46 ही रहता है। लेकिन मियोसिस में वो 46 से हाफ होके 23 हो जाता है। और इसीलिए हमने बोला कि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है और माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल, प्रॉपर सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो
सेल साइकिल को ब्रॉडली हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया है, एम फेज जिसको हम माइटोसिस फेज भी बोलते हैं, और इंटरफेज। जो 3 टर्म्स हमने पहले पढ़ी थी, दैट मीन्स कि सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, वो तीनों चीज़ें ही सेल साइकिल में हो रही हैं। अब उन तीनों चीज़ों को हमने फेजेस में डिवाइड कर दिया है, तो हम देख रहे हैं कि कौन से फेज़ में कौन सी चीज़ हो रही है। तो इंटरफेज जो है वो 2 माइटोसिस फेज के बीच का फेज़ है। और एम फेज ये वो फेज़ है जिसमें एक्चुअल सेल के डिवीजन हो रही है। तो मतलब इसमें सेल ने डिवाइड किया, तो इंटरफेज में सेल ने क्या किया, इसमें सेल ने सेल ग्रोथ की और डीएनए को रेप्लिकेट किया। फर्दर हमने इंटरफेज को कुछ फेजेस में डिवाइड किया है, G1, S एंड G2, और इसको हमने डिवाइड किया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये फेजेस हो गए सेल साइकिल के। इंटरफेज जो कि माइटोसिस से पहले सेल में कुछ चीज़ें हो रही हैं, एक्चुअल डिवीजन से पहले सेल में कुछ चीज़ें हो रही हैं, जो कि है G1, S, S2, ये 3 फेजेस। और माइटोसिस में एक्चुअल सेल की डिवीजन हो रही है, मतलब एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि इन फेजेस के अंदर क्या हो रहा है। तो पहले इंटरफेस पढ़ लेते हैं। इंटरफेस जो होता है वो सेल साइकिल के 95% ऑफ टाइम ड्यूरेशन के लिए चलता है। अगर ह्यूमन सेल डिवाइड होने के लिए अराउंड 24 आवर्स लगाती है, तो इसका 95% जो है उस ड्यूरेशन में सिर्फ इंटरफेस ही चल रहा होता है। और अगर हम ईस्ट का एग्जाम्पल लें, तो ईस्ट का जो सेल साइकिल टाइम होता है वो होता है 90 मिनट्स। अब इंटरफेज में जो फेजेस हैं उनके बारे में देखते हैं, जैसे कि G1 फेज। फर्स्ट फेज इज G1 फेज। तो G1 फेज में क्या हो रहा है कि सेल की सिर्फ ग्रोथ हो रही है, मतलब सेल का साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है एस फेज। एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज। तो इसमें किसी चीज़ की सिंथेसिस हो रही होगी, इसमें सिंथेसिस हो रही है डीएनए की। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन जो हमने पढ़ा था ऊपर कि 2C से 4C हो जाना। डीएनए सिंथेसिस के साथ साथ इस फेज में एक और चीज़ हो रही है, जो कि है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। ये हमारा साइटोप्लाज्म में हो रहा है। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म पे हो रहा है। ये स्पिंडल फाइबर की अरेंजमेंट में हेल्प करता है सेंट्रियोल। आगे देखेंगे कि स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं और कैसे वो हेल्प कर रहे हैं सेल को डिवाइड करने में। अब एस फेज के बाद G2 फेज। G2 फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, and cell continues to grow। तो एक एम फेज शुरू करते हैं। एम फेज की जो ड्यूरेशन होती है वो सिर्फ 1 आवर होती है ह्यूमन सेल के लिए।
आउट ऑफ 24 आवर्स सिर्फ 1 आवर ही सेल माइटोसिस फेज में होता है। माइटोसिस फेज में फर्स्ट होता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, ये सेल है और ये जेनेटिक मटेरियल। अभी ये जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो आपस में उलझा हुआ है, मतलब इंटरवाइंड है। प्रोफेज के शुरू होते ही क्या होता है, क्रोमैटिन कंडेंस होना शुरू हो जाता है। क्रोमैटिन कॉन्डेंसेशन, मतलब जो ये उलझा हुआ ऐसा जो जेनेटिक मटेरियल था वो खुलने लगता है और क्रोमैटिड की फॉर्म लेने लगता है। और जो ये हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है, ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। ये जो स्टेज है ये है अर्ली प्रोफेज। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप फर्दर डिसइंटीग्रेट हो गया है और ये जो अंदर हैं ये हम जेनेटिक मटेरियल ये और ज़्यादा कंडेंस हो गया। अब मेटाफेज से पहले वाली स्टेज, दैट मीन्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज। इसमें हम क्या देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो गई है। न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह से गायब हो गया है। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है इसको हमने बोला माइटोटिक स्पिंडल्स, और ये रेड स्ट्रक्चर जो है ये है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए। सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए। माइटोटिक स्पिंडल ने असेंबली कर ली। और जो हमारे क्रोमैटिड्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने बोला क्रोमैटिड्स। तो इनकी जो मूवमेंट है ये इक्वेटर की तरफ मूव करने लगते हैं। इक्वेटर मतलब सेंटर। तो प्रोफेज में क्या हुआ कि पहले जो जेनेटिक मटेरियल इंटरवाइन था, उलझा हुआ था, वो सुलझने लगा। न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होने लगा। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप और ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो गया, जेनेटिक मटेरियल और क्लियरली विजिबल होने लगा। और ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मेटाफेज से जस्ट पहले क्या हुआ, जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो ऑलमोस्ट डिसअपियर कर गया, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रही है। सेंट्रियोल जो था वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर दिया। ये सेंट्रियोल है, ये ऑपोजिट पोल्स पे आ गए हैं। माइटोटिक स्पिंडल ग्रीन कलर स्ट्रक्चर ये अरेंज हो गए हैं और क्रोमैटिड्स जो हैं वो इक्वेटर की तरफ मूव करने लगते हैं, मतलब टुवर्ड्स सेंटर। मेटाफेज ये शुरू होता है जब न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह डिसअपियर हो जाता है। दैट मीन्स इट इज मार्क्ड बाय डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। इसमें कंडेंसेशन जो था, जो जेनेटिक मटेरियल जो
आपस में उलझा हुआ था वो पूरी तरह से खुल चुका है। तो कंडेंसेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। और कंडेंसेशन कंप्लीट होने के बाद जो ये स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इसको हमने बोला क्रोमैटिड। क्रोमैटिड के ऊपर ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, जिससे कि स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। और क्रोमोसोम की मूवमेंट ऑपोजिट पोल्स की तरफ कराते हैं। ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये दो क्रोमैटिड आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू सेंट्रोमियर। जो क्रोमैटिड हैं वो दो क्रोमैटिड हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के साइड में ही एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, जहाँ से स्पिंडल फाइबर, ये ग्रीन कलर स्ट्रक्चर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं सेंट्रियोल के साथ। एनाफेज में क्या हो रहा है? एनाफेज में ये जो क्रोमैटिड थे जो आपस में जुड़े हुए थे, जो ये स्ट्रक्चर था ऐसे, अब ये स्प्लिट हो गया और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। ये हो गया और ये माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड ऑपोजिट पोल। माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल। ये जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये वाले जो क्रोमैटिड्स थे, अब ये क्रोमैटिड था, अब ये सेपरेट हो गए हैं और सेपरेट होने के बाद ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है सेंट्रोमियर, ये बनाता है लीडिंग एज, और पीछे पीछे ये जो है हमारे क्रोमोसोम ट्रेल कर रहे हैं, पीछे पीछे पूंछ की तरह आ रहे हैं, तो इसको हमने बोल दिया आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। आर्म्स किसकी हैं? क्रोमोसोम्स की आर्म है जो कि पीछे पीछे आ रही हैं सेंट्रोमियर के। टीलोफेज में क्या हो रहा है? अब जो थे क्रोमोसोम वो ऑपोजिट पोल्स पे चले गए हैं और अब यहाँ पर क्रोमोसोम वापस से डीकंडेंस होने लगते हैं और अपनी आइडेंटिटी लूज करने लगते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप वापस से अपीयर हो जाता है और न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापस से आ जाते हैं, जो कि प्रोफेज में ये सब कुछ भी गायब हो जाता है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ साथ, और ये वापस से टीलोफेज में रीअपीयर होने लगते हैं। टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब जो अब ये वापस दो में जो ये क्रोमोसोम जो डीकंडेंस हो गए हैं, ऑपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं, अब सेल बीच में से डिवाइड हो जाएगी और इस प्रोसेस को हमने बोला साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होती कैसे है?
सपोज़ ये स्ट्रक्चर था और यहाँ पर हमारा जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल, तो ये एक फरो सी बन जाती है, ये जो है ये फरो, और ये जो फरो है यही डीप हो जाती है और डीप हो जाती है और फिर सेल इवेंचुअली डिवाइड कर जाता है और ये ऐसे 2 सेल बन जाते हैं। ये एनिमल सेल की बात थी, लेकिन प्लांट सेल में जो है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो इनएक्सटेंसिबल होती है। तो वो ऐसा फरो के थ्रू वो नहीं डिवाइड कर सकता। तो प्लांट में क्या होता है कि सेल के बीच में, ये सपोज़ ये सेल है और जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर आ चुका है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर बीच में एक सेल प्लेट अपीयर होती है और ये डिवाइड कर देती है सेल को दो पार्ट्स में। कई बार क्या होता है कि सेल डिवाइड नहीं कर पाती, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती, न्यूक्लियस ने तो डिवाइड कर लिया, जिसको हमने बोला जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस तो कंप्लीट हो गई, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई, सेल नहीं डिवाइड कर पाई, तो वो जो स्टेज बनती है उसको हम बोलते हैं सिनसाइटियम। इसमें क्या हुआ सिनसाइटियम में कि कैरियोकाइनेसिस हुई लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म, कोकोनट में जो देखने को मिलता है, बीच का उसके अंदर का जो पानी होता है वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर कोई भी डाउट या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।